हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है कुमार सोनू एकेडमी के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा सामाजिक अध्ययन में अब तक जितने भी अलग अलग प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं उनके एनसीईआरटी आधारित प्रश्न करवाने जा रहे हैं, जो कि सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थानों को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला परिषद। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, बी ए सी। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। स्लेट तथा संगमरमर किसके उदाहरण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कायांतरित सेल। सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। तो इसका आंसर होगा कायांतरित सेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़िवादी धारणा अंडर स्टीरियोटाइप के लिए चुनौती है? तो पहला ऑप्शन है लड़कियां अच्छा व्यवहार करती है, लड़के शरारती होते हैं। तीसरा है लड़कियां अच्छा खाना पकाती है। चौथा है लड़के संवेदनशील होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़के संवेदनशील होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। पहला होगा भूमि परत, फिर दूसरा होगा झाड़ीदार परत, फिर तीसरा होगा तरुण वृक्ष, फिर चौथा होगा वितान और फिर पांचवा होगा उद्गामी परत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही है? पहला है प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, दूसरा है कला संगीत और मृत्यु पर बल देना, तीसरा है पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान एवं तकनीक की आलोचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम और कला संगीत और मृत्यु पर बल देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा हाशियाई समूहों के हितों की रक्षा में सहायक होगा? पहला है अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कानून बनाना, विशेष योजनाएं जैसे हाशियाई वर्गों के छात्रों के लिए सब्सिडी दरों पर होटल व्यवस्था करना, तीसरा है हाशियाई समूहों के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां देना, हाशियाई समूह छात्रों के विचार अभिव्यक्ति हेतु प्रतियोगियों का आयोजन। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कानून बनाना, विशेष योजनाएं जैसे हाशियाई वर्गों के छात्रों के लिए सब्सिडी दरों पर होटल व्यवस्था करना, और तीसरा हाशियाई समूह के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है मल्च बनाना, दूसरा है चट्टान बांध, तीसरा है रक्षक मेखलाएं, चौथा है वेदिका फॉर्म। तटीय जैसे प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मिट्टी को बचाने के लिए रक्षक मेखलाएं बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रक्षक मेखलाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित आकलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला है पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रयोग संभव। दूसरा है केवल योगात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त। तीसरा है भाषाई योग्यताओं का सीमित आकलन। चौथा है विद्यार्थी में सुधार के लिए सीमित संभावना। और पांचवा है मूल्यांकन में पक्षपात की कम संभावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, सी, डी और ई। पहला हो जाएगा पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रयोग संभव, फिर हो जाएगा भाषाई योग्यता का सीमित आकलन, फिर चौथा होगा विद्यार्थी में सुधार के लिए सीमित संभावना, फिर ऑप्शन नंबर ई मूल्यांकन में पक्षपात की कम संभावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, सी, डी और ई। सीटेट में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सांख्यिकी आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण के स्रोत हैं जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा है समाचार पत्र और चौथा है विकिपीडिया। तो इसका आंसर होगा ए और बी, क्योंकि सांख्यिकी आंकड़ों के लिए परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार तय करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है? पहला है आर्थिक गतिविधियों के 5 उदाहरण दीजिए। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कंपनियों को सूचीबद्ध करें। तीसरा है कृषि विकास शब्द से क्या समझते हैं। चौथा निर्वाह कृषि की व्याख्या कीजिए। रोपण कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? ज्ञानात्मक प्रक्रिया में जो है सो सीधा आंसर नहीं आता है, जैसे कि आर्थिक गतिविधियों के 5 उदाहरण दीजिए, तो इससे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जैसे ही कृषि विकास शब्द से क्या समझते हैं, उसमें बच्चे अपने लॉजिक का प्रयोग करते हैं, अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, उसी को ज्ञानात्मक प्रक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। आर्थिक गतिविधियों के 5 उदाहरण दीजिए और दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कंपनियों को सूचीबद्ध करें, जिसमें बच्चों का दिमाग लगे, सोचने की शक्ति बढ़े, उसको ज्ञानात्मक प्रक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को क्या कहा जाता है? सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्ति का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हॉरिजॉन्टल वितरण कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन डैश विचारधारा पर आधारित था। तो पहला ऑप्शन है सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वयं का सम्मान करना चाहिए, तभी दूसरे भी हमें सम्मान देंगे तथा उसी तरह से हमारे साथ व्यवहार करेंगे। दूसरा है स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। तीसरा है सामाजिक असमानताओं के विरोध के तौर पर ग्रंथों या अभिलेखों में जो कहा गया है उसके विपरीत करना। चौथा है एक नए धर्म के उदय को बढ़ावा देना जो समावेशी हो तथा व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक हो। तो पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक अध्यापिका लेखपाल या कानूनगो जैसे शब्द प्रयोग कर रही हैं तो वे किस अध्याय या पाठ को पढ़ा रही हैं? लेखपाल या कानूनगो जैसे शब्द भू राजस्व के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भू राजस्व रिकॉर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्तंभ 1 में दिए गए महाद्वीप को स्तंभ 2 में दी गई उसकी विशेषता के साथ मिलान करें। ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अफ्रीका, अफ्रीका का हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है, जो कि अफ्रीका में है, चौड़ी है। विश्व की सबसे लंबी नदी वैसे नील नदी है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी जो ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका अफ्रीका जो है सो का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी है। एक का हो जाएगा एक। फिर है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का हो जाएगा 3, अस्थाई मानव निवास नहीं है, अंटार्कटिका में बर्फ से ही ढका हुआ है पूरा, वहाँ पे मानव का जीवन नहीं है, इसलिए वहाँ अस्थाई मानव निवास नहीं है। और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है इसको। और चौथा है दक्षिण अमेरिका, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी चौड़ी नदी इसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में सही है? पहला है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। दूसरा ऑप्शन है इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जैसे विंध्य एवं सतपुरा श्रृंखलाएं। तीसरा है अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है, यह उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। चौथा है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ नर्मदा तथा तापी इस क्षेत्र से होकर बहती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी। सी को छोड़कर अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है, यह उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, तो ये आंसर गलत है। इसका ऑप्शन जो है सो ए, बी और डी मात्र यही तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया गया था, वह उत्तर प्रदेश में कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन है इसमें आगरा, दूसरा है चित्रकूट, तीसरा है झांसी, चौथा है मिर्ज़ापुर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चित्रकूट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते हैं तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है जीवन का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन बना ऑप्शन डालने में दो दो एक ही जगह लिखा गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यक्त प्रच्छन्न के संबंध में सत्य है? पहला ऑप्शन है समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना। दूसरा है कक्षा कक्ष में छात्रों द्वारा अक्षांश और देशांतर की अवधारणा सीखना। तीसरा है कक्षा के दौरान छात्रों द्वारा चुनाव प्रक्रिया के रोल प्ले द्वारा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया सीखना। चौथा है एक गतिविधि जिसे इसी संप्रत्यय हेतु विकसित किया गया था पर काम करते हुए छात्राओं या छात्र द्वारा श्रम की अवधारणा को समझना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के लिए अधिक संभावना रखते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आप क्या सोचते हैं आपके गांव, कस्बे और नगर में हास्याकृत समूह कौन से हैं, चर्चा करें। ऑप्शन बी है जनसंख्या पिरामिड क्या है, इनसे किसी देश की जनसंख्या को समझने में क्या सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में अधिकतर चावल क्यों पैदा किया जाता है। ऑप्शन डी है कल्पना करें कि आप मार्को पोलो हैं, चीन से पत्र लिखते हुए छपाई की उस दुनिया का वर्णन करें जो आपने वहां देखी। ऑप्शन ई है मुगल और अंग्रेजी शासन में जमींदार की भूमिका का परीक्षण करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 19 का हो जाएगा 4A, डी और ई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास में सबसे प्रभावी क्रियाकलाप कौन सा है? पहला ऑप्शन है स्थानीय पार्क घूमने के लिए साप्ताहिक योजना तैयार करना। दूसरा है रोजाना स्थानीय पार्क जाने की योजना बनाना। तीसरा है विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना। ऑप्शन 4 है विद्यार्थियों से उनके चयन और रुचि के अनुसार विद्यालय के खेल के मैदान को व्यवस्थित करवाना। इसमें पूछा गया है कि विद्यार्थी में व्यक्तिगत भूगोल की समझ कैसे विकसित होगी, कौन से क्रियाकलाप करेंगे स्टूडेंट जो कि उनका व्यक्तिगत भूगोल की समझ विकसित हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें विद्यार्थी को उनकी मर्जी से गतिविधि यानी एक्टिविटी करने की अनुमति दी जाए जिससे वह अपनी समझ को बहुत अच्छी तरह से विकसित कर सके। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम योजना बनाते हुए निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी रूपरेखा को विविध अधिगम परिस्थितियों से एकत्रित अधिगम के प्रमाण तथा नियमित और समयोचित प्रतिपुष्टि की जरूरत होती है? तो पहला ऑप्शन है अधिगम का आकलन। दूसरा है अधिगम के लिए आकलन। तीसरा है अधिगम की तरह आकलन। चौथा है समायोजित आकलन और पांचवा है रचनात्मक आकलन। तो इस सीटेट एग्जाम में ज़्यादातर असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, बस यही दोनों ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बी और ई। और एक फॉर्मेटिव असेसमेंट भी पूछे जाते हैं जिसको हिंदी में रचनात्मक आकलन कहते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है 3 बी और ई, अधिगम के लिए आकलन और रचनात्मक आकलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। पहला है, जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है। दूसरा है, एक देश की जनसंख्या में बड़ी संख्या में छोटे बच्चों की संख्या होने से देश के लिए श्रम बाजार में आर्थिक लाभ की स्थिति होती है। ये तो हो नहीं सकता, ये गलत है। तीसरा है, जनसंख्या पिरामिड का आधार मृत्यु स्तर और शिखर जन्म संख्या दर्शाता है। इसमें उल्टा बोला गया है, क्योंकि जनसंख्या पिरामिड का आधार जो है सो जन्म संख्या होता है और ऊपर का जो पिरामिड होता है उसको मृत्यु स्तर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। केवल एक सत्य है, जो कि जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सत्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम के संदर्भ में सही है। पहला है, वे कम मूल्य में प्रसारण सुनिश्चित करते हैं। दूसरा है, वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा तय करते हैं। तीसरा है, इनका स्वामित्व गरीब जनता के पास है। चौथा है, वे ग्राहक अंशदान द्वारा अपना राजस्व प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा या मसौदा तय करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातियों के हाशियाकरण से निपटने के लिए कौन सा तरीका उचित है। तो पहला है, जनजातियों को अन्य स्थानिक आकर्षक रूप में चित्रित करना। दूसरा है, जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना। तीसरा है, जनजातियों को आंदोलन वाइब्रेट दर्शित करना। और चौथा है, उनके लिए नृत्य प्रदर्शन का आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना, क्योंकि जनजातियों के हास्याकरण से निपटने के लिए एकमात्र तरीका यही है कि जनजातियों का इतिहास दिखाया जाए, प्रस्तुत किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग और उसके प्रकार के शिक्षण के समय अध्यापक ने नदियों में अपशिष्ट के निकास के चित्र दिखाए एवं उसके बाद चर्चा की। अध्यापक का उद्देश्य है, मतलब नदियों में जो गंदगी होते हैं वो दिखाया गया शिक्षक के माध्यम से। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है, उद्योग की संकल्पना को सुदृढ़ करना। दूसरा है, उद्योगों की निकास व्यवस्था को समझाना। तीसरा है, अपशिष्ट के प्रबंधन को समझना। चौथा है, प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी और डी। क्योंकि अपशिष्ट के प्रबंधन को समझना आंसर नहीं होगा, इसका हो जाएगा उद्योग की संकल्पना को सुदृढ़ करना, उद्योग की निकास व्यवस्था को समझना और प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐतिहासिक घटना की समाचार पत्रिका या क्लिपिंग का सामाजिक विज्ञान अध्यापक तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए कैसे प्रयोग करे। पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान के जो टीचर है वो लॉजिकल थिंकिंग कैसे विकसित कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, लेखक के दृष्टिकोण और स्रोत का आकलन। दूसरा है, घटना के घटित होने के प्रसंग में तर्क प्रस्तुत करना। तीसरा है, तर्कों की सत्यता को प्रमाणित करना। चौथा है, मुख्य बिंदुओं का सारांश बनाकर प्रस्तुत करना। मुख्य बिंदु का सारांश बनाकर प्रस्तुत करना
तो नहीं होगा, क्योंकि इससे पूछा है कि लॉजिकल थिंकिंग क्या है इसमें। तो लेखक के दृष्टिकोण और स्रोत का आकलन, घटना के घटित होने के प्रसंग में तर्क प्रस्तुत करनी, यानी कुछ अपना माइंड लगा करके अध्यापक के सामने प्रस्तुत करना, ये आंसर सही है। और तर्कों की सत्यता को प्रमाणित करना यानी प्रूव करना, ये भी सही। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जीविका पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के बारे में अध्ययन करना चाहता है। उसे मुख्य रूप से डैश की आवश्यकता हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है केवल द्वितीयक आंकड़ों को एकत्र करने। दूसरा है सांख्यिकी औजारों का प्रयोग करने की योग्यता। तीसरा है योजना की जानकारी को इकट्ठा करना। चौथा है तुलनात्मक समूहों का सूत्रीकरण या प्रतिपादन। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 है ए, बी और सी सत्य हैं। केवल बी, सी और डी सत्य हैं। केवल ए और बी सत्य है। तीसरा है ए, सी और डी सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सी और डी सत्य है, क्योंकि केवल द्वितीयक आंकड़ों को एकत्र करना वो सरकारी योजना में मुख्य रूप से आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी सत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। इनमें से कौन से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आया, ज्ञानात्मक प्रक्रिया लॉजिकली बच्चा कैसे सोचता है उनके बारे में जानना ही ज्ञानात्मक प्रक्रिया कहलाता है। पहला ऑप्शन है देशांतरों और अक्षांशों के बीच भेद कीजिए। दूसरा है ग्राम सभा क्या है। अगर आपके घर में चोरी हुई है तो आप किस पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल वंश के अंत की योजना कैसे बनाई। ऑप्शन नंबर ई है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए सिपाही असंतुष्ट क्यों थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए, डी और ई, यानी जिसमें सोचना पड़े, बच्चों को अपना माइंड का यूज़ करना पड़े, वो ज्ञानात्मक प्रक्रिया कहलाता है। इसलिए देशांतर और अक्षांशों के बीच भेद कीजिए, इसमें बच्चा कुछ सोचेगा, अपना दिमाग लगाएगा इसमें। और ऑप्शन नंबर बी में ग्राम सभा क्या है, तो इसका डायरेक्टली बच्चा जवाब दे देगा कि ग्राम सभा ये है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, डी और ई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही हल्का सवाल है। मैच द फॉलोइंग। इसमें बच्चों को ऑप्शन एलिमिनेट आना चाहिए, तब ये आसानी से प्रश्न हल हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस बच्चे को समझना पड़ता है थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें ए में दिया है वन गुज्जर, दूसरा है लंबाड़ी, तीसरा है बकड़वाल, चौथा है गद्दी। तो बस स्टूडेंट को एक पता होगा तो ये बन जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर जैसे डी, गद्दी। गद्दी एक जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश की है। गद्दी जनजाति है जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और दूसरा है बकरवाल जो कि कश्मीर में पाया जाता है। तो मात्र एक हिमाचल प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है उसको गद्दी कहते हैं। तो इससे ही एलिमिनेट हो गया, जैसे डी का एक कहीं नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए का 4, बी का सी का 2, डी का 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सत्यशोधक समाज डैश द्वारा स्थापित किया गया था। ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले।